नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन और इसके बहाने मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया की खबरें लेकर। आपको पता है ये खबर कल आपके पास आ ही गई होगी कि लेबनान में कल पेजर्स के अंदर विस्फोट हुआ जिसमें हजारों लोग घायल हुए हैं। 2000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि 9 लोगों की फिलहाल डेथ कंफर्म्ड है, यानी 9 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा काफी लोग क्रिटिकल हैं, ये सब आप जानते हैं। असल में लेबनान में मोबाइल पॉपुलर नहीं है, पेजर ज्यादा पॉपुलर है। ज्यादातर लोग पेजर यूज करते हैं। कारण यह है कि इजराइल के लगातार हमले होते रहते हैं। इजराइल इस तरह की हरकतें करता रहता है। इस तरह की हरकतों के लिए वो बदनाम है कि मोबाइल को हैक करके किसी का लोकेशन पता लगा लेना वगैरह वगैरह। आपको यह भी पता है, मैं बता चुका हूं बहुत डिटेल में, कि ईरान के अंदर जब इस्माइल हानिया की हत्या हुई थी, जो हमास के चीफ हैं, तो उस समय भी यह कहा गया था कि उनके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल से लोकेशन पता हुआ और वो लोकेशन कंफर्म थी, इसलिए उस लोकेशन पर हमला किया गया और इस्माइल हनिया की डेथ हुई। इसीलिए हिजबुल्लाह भी और लेबनान में नॉर्मल लोग भी ज्यादातर मोबाइल्स नहीं यूज करते हैं, पेजर यूज करते हैं। कल जो विस्फोट हुआ है वो अचानक पेजर में हुआ है। यह पेजर बताया जा रहा है कि ताइवान का बना हुआ था। गोल्ड अपोलो पेजर्स है। यह गोल्ड अपोलो पेजर्स जो है वो ताइवान की कंपनी है, ताइवान में बना हुआ था। और जिस सीरीज के पेजर्स में विस्फोट हुआ है वो सीरीज थी AR904। अब यह खबर आई, उसके तुरंत बाद 2 खबरें आना शुरू हुई जिनको समझना बहुत जरूरी है। लेबनान में बेरूत में जो हॉस्पिटल है, द हॉस्पिटल ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी, इस हॉस्पिटल के कर्मचारियों को अचानक 10 दिन पहले एक मैसेज आया जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस मैसेज में कहा गया कि आपका पुराना पेजर जो है वो काम करना बंद कर देगा, इसलिए आप नया पेजर ले लें। इन लोगों ने ये नया पेजर लिया, यानी 10 दिन पहले ये पेजर बदले गए थे। नंबर 1। नंबर 2, जो उससे बड़ी खबर है वो ये कि ताइवान का ये कहना है कि हमने ये पेजर मैन्युफैक्चर नहीं किए हैं, ये पेजर यूरोप की किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर हुए हैं। मतलब क्या है कि जहां कंपनी में मैन्युफैक्चर हुए उसका जो पार्सल लेबनान को जाना था उसमें बम प्लांट किए गए। ये आमतौर पर बात मानी जा रही है। यानी आप देखिए कि ताइवान है, ताइवान में वैसे ही अमेरिका का असर है और ताइवान की कंपनी कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी हुई है वो यूरोप के किसी देश में हुई है। जाहिर है यूरोप के देशों पर किसका असर है वो आप जानते हैं, और वहां कंपनी से ही प्लांट करवाया गया ये बम। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर ये बम इस तरह से ब्लास्ट क्यों किए गए, क्योंकि इजराइल लगातार कह रहा है, इजराइल कह नहीं रहा है, इजराइल के लोग कह रहे हैं, इजराइल तो खामोश होकर बैठा हुआ है, कि टारगेटेड ये किलिंग थी, हिजबुल्लाह के लोगों की किलिंग थी। हालांकि ये अपने आप में झूठ लग रहा है। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, सब्जी मंडी के अंदर जहां सब्जियां बिक रही हैं वहां पर विस्फोट हुआ है, किसी शॉप के अंदर हुआ है, आम जगहों पर हुआ है, यानी आम लोगों के हाथ में ये पेजर थे, ये कोई सैनिकों के हाथ में पेजर नहीं थे। नंबर 1। दूसरी बात यह कि अगर हिजबुल्लाह के लिए ही था ये, अगर हिजबुल्लाह को ही हिट किया गया था तो हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स को चोट पहुंचनी चाहिए थी। जो नसरुल्लाह साहब हैं, बाकी सीनियर लोग हैं, इन लोगों को चोट पहुंचनी चाहिए थी। हिजबुल्लाह के कुछ लोगों के घायल होने की बात आ रही है, लेकिन ये आम सैनिक हैं, कोई सीरियस लोग नहीं है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा हथियार था तो आप आम सैनिकों पर क्यों इस्तेमाल करते, आप बड़ों पर इस्तेमाल करते जो बड़े वहां के हैं। तीसरी और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर मान लीजिए कि जितने लोगों के पास था वो सारे के सारे हिजबुल्लाह के लोग थे, चलो मान लिया, और आपको यह विस्फोट करना था। अभी विस्फोट करने से तो कोई असर हुआ नहीं, ठीक है, लोग घायल हुए, लेकिन हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। अभी अपुष्ट खबरें हैं, पक्की खबरें नहीं है, लेकिन खबर यह आ रही है कि टिब्रिस जो इजराइल में पड़ता है उसके पास लगातार हिजबुल्लाह बॉम्बिंग कर रहा है, आगे भी बॉम्ब करेगा। यह तो कोई मानने को तैयार नहीं है कि इससे हिजबुल्लाह का कोई बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपको विस्फोट करना ही था और हिजबुल्लाह के लोगों के हाथों में ही था, तो जिस समय जंग चल रही थी आमने सामने की, उस समय विस्फोट किया होता तो नुकसान पहुंचता। ऐसे तो कोई बड़ा नुकसान पहुंचा नहीं, कुछ लोग मारे गए, शोर मचा, लेकिन ये सब तो जंग में होता ही रहता है। इसको लेके कोई बहुत बड़ा असर पड़ गया हो पॉलिसी पे, ये तो कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये कहना तो बिल्कुल बेकार है कि ये जो हमला हुआ है ये सिर्फ हिजबुल्लाह के लोगों पर हुआ है। इजराइल आदतन औरतों बच्चों को मारने में उसको शायद पता नहीं क्या मिलता है। हमने फलस्तीन में भी देखा है और अब हम यहां भी देख रहे हैं। आप सोचिए कि 9 लोगों में जो पहली बच्ची जिसके मरने का कंफर्म हुआ कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो 9 साल की बच्ची है। 9 या 10 साल की बच्ची हिजबुल्लाह की आर्मी कमांडर तो नहीं हो सकती, आम बच्ची ही हो सकती है। तो अगर उसकी डेथ हो रही है इस विस्फोट में, बहुत सीधा सा मामला है कि आपका निशाना हिजबुल्लाह नहीं, उससे ज्यादा लेबनान के आम लोग हैं।
कहा यह जा रहा है कि यह प्लांटिंग के बारे में हिजबुल्लाह को भनक लग गई थी और इसकी जांच चल रही थी और शायद वो जांच बहुत जल्दी बाहर आ जाती। वो जांच बाहर आए इसके पहले ही ये विस्फोट जल्दीबाजी में करा दिए गए, जिसका फिलहाल इजराइल को कोई बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर इस समय का पूरा सिनेरियो देखें तो क्या है? सिनेरियो यह है कि हमास के साथ लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। अभी इजराइल समर्थक लोगों ने फोटो पोस्ट करनी शुरू की है कि 10 या 12 बच्चे जो हैं फुटबॉल खेल रहे थे और वहां पर हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा है और ये बच्चे मारे गए हैं। अभी तक कह रहे थे कि कोई कैजुअलिटी हुआ ही नहीं है, अब अचानक ये कह रहे हैं कि ये 10 या 12 बच्चे मारे गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि चाहे इजराइल के बच्चे मारे जाएं, चाहे फलस्तीन के बच्चे मारे जाएं, चाहे कहीं के भी बच्चे मारे जाएं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। किसी भी जंग में बच्चों के ऊपर क्यों कुछ होना चाहिए? बच्चों ने तो वो जंग इनवाइट नहीं की है, बच्चे तो उस जंग के भागीदार हैं नहीं। तो लड़ाई हो तो आर्मी टू आर्मी लड़ाई हो, आर्मी मारे, आर्मी के ऊपर मारे, आर्मी के ठिकानों पे मारे, घर गिरा देना, सड़कें तोड़ देना, ये सारा कुछ कर देना, ये तो किसी जंग की बात है नहीं। और एक चीज मैं यहां पर आपको और याद दिला रहा हूं, जेनेवा कन्वेंशन जो है, उस जेनेवा कन्वेंशन में इस तरह की चीजों पर रोक लगाई गई है। अब यहीं एक सेकेंड रुक जाइए, कल्पना कीजिए कि यही सारा कुछ इजराइल के अंदर हुआ होता और हिजबुल्लाह ने किया होता, पूरी दुनिया में तहलका मच गया होता, पूरी दुनिया से सारे लोग लानत मलामत और क्या क्या कर रहे होते, इजराइल के ऊपर सारे उंगली उठा रहे होते। लेकिन आज जब इजराइल ने यह किया है और अमेरिका यह मान रहा है कि इजराइल नहीं किया है, वो कह रहा है इजराइल ने किया है लेकिन हमारा कोई हाथ नहीं है, हमें पहले से पता नहीं था, तो क्या इजराइल की लानत मलामत करने की जिम्मेदारी दुनिया के उन मुल्कों पर नहीं है जो शरीफ कहते हैं खुद को कि हम बहुत सभ्य मुल्क हैं, हम बहुत डेमोक्रेटिक मुल्क हैं? आज जब लेबनान के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है तो क्या इनको लानत मलामत नहीं करनी चाहिए? अगर यह हमला किसी और कंट्री ने किया होता तो आपने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया होता, उसके लोन रोक दिए होते, उससे व्यापार रोक दिया होता। इजराइल के मामले में आप सिर्फ इतना कह के रह जाते हैं कि इजराइल ने किया तो है लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं है। ये क्या बताता है? ये बहुत साफ साफ बताता है कि आपके दो स्टैंडर्ड हैं। एक स्टैंडर्ड अपने दोस्तों के लिए है, जो चाहे वो कर सकते हैं, और दूसरे स्टैंडर्ड बाकी दुनिया के लिए है जिनकी हर चीज पर आपकी नजर होती है। तो एक तो इस हमले से यह भी क्लियर हो गया, पहले भी बहुत बार क्लियर हुआ है, एक और बार क्लियर हो गया कि अमेरिका इजराइल के साथ ना सिर्फ खड़ा है बल्कि उसके हर पाप को बचाएगा। 7/11 हुआ तो सारी दुनिया चिल्ला रही थी कि हमास को कंडेम करना चाहिए, हम सब ने हमास को कंडेम किया कि आप कैसे इस तरह से हमला कर सकते हैं। लेकिन आज जब लेबनान के औरतों, बच्चों और मर्दों पर हमला हुआ है तो सारी दुनिया खामोश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि खाड़ी की ये जो लड़ाई है, वो लड़ाई ईरान, लेबनान, यमन, इराक, इन सारे मुल्कों को ही मिलकर लड़नी होगी। बाहर से किसी बड़ी मदद के बारे में सोचना ये छोड़ दें। रूस या चीन से भले मदद मिल जाए, लेकिन बाकी जो यूरोपियन मुल्क हैं वो बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करते हो ह्यूमन राइट्स की, लेकिन यहां ह्यूमन राइट के सवाल पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। हालांकि लोग हैं, आप ग्रेटा थनबर्ग का नाम जानते होंगे। ग्रेटा थनबर्ग कुल मिला के 15 साल की थी जब उन्होंने पर्यावरण के खिलाफ बोलना शुरू किया था और उस समय दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के टीवी चैनल उनकी तारीफें कर रहे थे। लेकिन वही ग्रेटा थनबर्ग जब बाहर आती हैं और फलस्तीन के फेवर में बोलती हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। और वही सारे अखबार जो कल तक तारीफ कर रहे थे वो ग्रेटा थनबर्ग को एंटी सेमेटिक और जाने क्या क्या कहना शुरू करते हैं। तो जो वेस्टर्न मीडिया है, जिसको मैं कहता हूं कि पश्चिम का जो गोदी मीडिया है, उसका अप्रोच आपके समझ में आ रहा है कि कैसे वही लड़की जब पर्यावरण की सिर्फ बात कर रही थी, जब केवल एनवायरनमेंट की बात कर रही थी, तब तो बहुत अच्छी थी। लेकिन जब उसने सवाल उठाया कि फलस्तीन के अंदर जो कुछ इजराइल कर रहा है, न केवल वहां का एनवायरनमेंट खराब कर रहा है बल्कि बच्चों को मार रहा है, वहां की यूनिवर्सिटीज खत्म कर रहा है और बिल्कुल ये सारा कुछ गलत है, जब ये कहा ग्रेटा थनबर्ग ने, तो आप देखते हैं क्या होता है कि सारी दुनिया के अखबार उसके खिलाफ लिखने लगते हैं। जिस मुल्क में वो रहती है, डेनमार्क, वहां की सरकार उसको गिरफ्तार कर लेती है, बाद में रिहा कर देती है। तो एक तो ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई कि वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज हैं उनकी सब हिपोक्रेसी है, वो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ पैसे और पावर के साथ हैं और अमेरिका के इशारों पर नाचने वाले लंगूर हैं, बंदर हैं। इससे ज्यादा उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कल को ऐसा कहीं और होता है तो उनको कोई मोरल राइट नहीं है,
कोई उनको नैतिक हक नहीं है कि वो उस पर बोलें। दूसरा, एडवर्ड स्नोडेन, आप जानते हैं काफी दिनों तक गिरफ्तार रहे विकीलीक्स के संचालक हैं। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं। कल रात से उन्होंने ढेर सारे ट्वीट किए हैं। उन्होंने जेनेवा कन्वेंशन की भी बात उठाई है, बाकी सारा भी उठाया है और साफ साफ कहा है कि ये जो कार्रवाई है बेसिकली ये इजराइल की टेररिस्ट कार्रवाई है। अब ये बहस मुबाहिसा तो चलेगा, अभी देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन जरा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है। पहली बात तो यह कि सीज फायर वगैरह की जो बात चल रही थी, मुझे नहीं लगता कि अब वो कहीं जाने वाली है। नंबर 1, कोई सीज फायर फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देता है। अभी उड़ती उड़ती खबर यह आ रही है, ग्लोबल न्यूज ने यह पब्लिश किया है अपने ट्विटर पर, अखबारों में मुझे नहीं मिल पाया, कि नेतन्याहू 27 तारीख को जो जाने वाला था यूनाइटेड नेशंस, वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। उसके समझ में आ रहा है कि इस घटना के बाद अगर वो यूएन जाता है, वहां उसका जिस तरह का विरोध होगा, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होगी। तो अगर वाकई ये कैंसिल हो गया है तो एक बड़ी जीत हम हिजबुल्लाह की कह सकते हैं, एक बड़ी जीत हम रेजिस्टेंस फोर्स की कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मंच पर अकेला कर दिया नेतन्याहू को, वो अपना कैंसिल कर रहा है। दूसरा एक कारण यह हो सकता है कि उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए लगा हुआ है। कभी भी आईसीसी वारंट जारी कर सकती है, ऐसे में उसका यूनाइटेड नेशंस में जाना सही नहीं होता। इस खबर का इंतजार कर लेते हैं कंफर्म होने का। तीसरी बात यह है कि अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग रुकेगी, इसकी मुझे फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिका हमेशा की तरह भाषण दे रहा है, ईरान से कह रहा है, लेबनान से कह रहा है कि इसका बहाना बना के जंग शुरू ना करो। अरे भाई, तुम इजराइल से क्यों नहीं कह रहे हो कि इस तरह के बहाने दो मत? कभी तुम कहीं किसी को घुस के मार देते हो, तुम जो लड़ाई होती है, जंग होती है, सैनिक आमने सामने लड़ते हैं, उसकी हिम्मत तो है नहीं। कभी कहीं बच्चों को मार देते हो, कभी चोरी से औरतों को मार देते हो, कभी पेजर में विस्फोट करा देते हो। ये सारा कुछ करने से वो इजराइल को क्यों नहीं रोकता? और अगर इजराइल को नहीं रोकता है तो बाकी मुल्क उसकी बात क्यों सुनेंगे? तो जो लगातार कोशिश चल रही थी, जोसेफ बोरेल आए थे, अमेरिका के राजदूत आए थे, ये सारा कुछ जो कोशिश चल रही थी कि लेबनान के साथ इजराइल की लड़ाई को रुकवाया जा सके, ये ज्यादा ना बढ़े, मुझे लगता है कि वो कोशिशें अब फिलहाल किसी काम की नहीं है। हम एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं इजराइल और हिजबुल्लाह में। तीसरी बात यह है कि क्या हिजबुल्लाह इससे कमजोर हो गया? मेरा जवाब यह है कि फिलहाल हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। एक बात बस प्रूव हुई है कि टेक्नोलॉजी के मामले में और इंटरनेशनल सेटिंग के मामले में इजराइल अभी भी आगे है। हालांकि टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही है, बहुत सारे अखबार लिख रहे हैं, तो यह भी याद रखना चाहिए कि इसके थोड़ी देर पहले बाकायदा एक वीडियो जारी हुआ था, हिजबुल्लाह ने किया था वीडियो जारी, जिसमें उसने बताया था कि कैसे उसके ड्रोन इजराइल के अंदर के इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने में सफल हैं। यानी टेक्नोलॉजिकली इजराइल जो कहता है कि हमारा कुछ भी आएगा इंटरसेप्ट हो जाएगा, उसमें पहले तो हूथी ने 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल फेंकी जो सीधे गिरी तेल अवीव में। उसके बाद लगातार हिजबुल्लाह उसके निशानों को ठिकाना बना रहा है। तो टेक्नोलॉजी वाली बात से ज्यादा धूर्तता की बात है कि आप एक कंपनी में सेटिंग करते हैं और वहां पर ले जाकर बम आप एक्टिवेट करा देते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा धूर्तता की बात है और बड़े मुल्कों की सहायता के बिना यह सारा कुछ हो नहीं सकता। यह आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। तो अगर यह जंग होती है तो यह आसान जंग नहीं होगी, ये फलस्तीन जैसी जंग नहीं होगी। इस जंग में इजराइल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। इस तरह की टैक्टिक्स न्यूज बनाती है, इस तरह की टैक्टिक्स थोड़ा चिंता में डालती है, लेकिन इससे ज्यादा जंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। यानी इजराइल ने यह तय कर लिया है कि अब जंग होगी। इजराइल के लोग भले ये कहते रहें कि इस तरह की जंग अगर होती है तो वह इजराइल के अपने वजूद के लिए खतरा होगी, लेकिन नेतन्याहू जंग के लिए पागल हो गया है। एक वक्त में हिटलर भी पागल हुआ था। जब वो रशिया में घुस रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था, उसके अपने लोगों ने कहा था कि रशिया में घुसने का हमको नुकसान हो सकता है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। नतीजा क्या हुआ कि नेस्तनाबूद हो गया, खुद को गोली मारनी पड़ी, खत्म हो गया पूरी तरह से। जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया। नेतन्याहू का दिमाग भी इस समय वैसा ही काम कर रहा है। लोग उसके समझा रहे हैं कि मत जंग में जाओ, लेकिन उन लोगों को, गैलेंट जैसे लोगों को मंत्रिमंडल से वो हटा रहा है। सीज फायर वो कतई करने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह से लड़ाई शुरू होगी। हूथी बिल्कुल लगातार मिसाइल फेंक ही रहा है। उधर इराक तैयार है पूरी तरह से। इराक से कहा जा रहा है एक मिसाइल जा रही थी जिसको जॉर्डन का दावा है कि उन लोगों ने इसको रोक लिया और इंटरसेप्ट कर लिया। जॉर्डन अपने आप में एक ऐसा अजीब देश है जिसके बारे में मैं फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहता हूं। तो अरब मुल्कों के अंदर से भी
ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने साथ दिया हो, जो हिजबुल्लाह के साथ सारा कुछ, लेबनान के साथ सारा कुछ हुआ है, धीरे धीरे बातें बाहर आएंगी। लेकिन अगर ये जंग बड़ी होती है और कल को ईरान भी इसमें शामिल होता है तो क्या होगा, ये सोच के भी डर लगता है। लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल कोई रास्ता नहीं देख पा रहा हूं जिससे जंग रुके। देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा। जैसे जैसे होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। तब तक जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारे वीडियोस। जितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम हक बात कर रहे हैं तो जितने ज्यादा लोग ये वीडियो देख सकें उनको दिखाने की कोशिश कीजिए। बाकी आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं वो सब आप जानते हैं, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन खोल के आप देख सकते हैं। आप हमारा लगातार साथ देंगे तो हम भी पूरी ताकत के साथ लगातार सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।